So students, let us first revise what was covered in the previous session एंड एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आपको, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर सबमिट नहीं किया है तो प्लीज सबमिट कर दो। ओके, दो टेस्ट रखेंगे जस्ट कि मुझे आपके आंसर राइटिंग के बारे में पता चल जाए, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट पता लगे एंड बाकी के फिर चैप्टर्स हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आई लेट, आप पेपर भेजोगे तभी मैं आपको फीडबैक दे पाऊंगी ना, तो सेंड मी योर टेस्ट पेपर। ओके, तो लेट अस डिस्कस व्हाट वाज, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट है ना स्टूडेंट्स, तो आप मुझे क्लास में तो पूछ ही सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैम ये पढ़ रहे थे, इसमें ये डाउट आ गया, तो डोंट हेजिटेट, तुरंत व्हाट्सएप पे क्लियर कर लो उस डाउट को। ऑलराइट, चलो, तो वी हैड स्टार्टेड विद 1% कंपनी, हमने डिस्कस किया था 1% कंपनी एंड यहाँ पर मैंने आपको ये नोट लिखवाया था। आई होप कि आपने रिकॉर्डिंग में देख के फिर ये नोट लिखा है, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स जो हम टाइम पे कंप्लीट, पोर्शन को कंप्लीट करनी है ना हमें, इसलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। बाद में आप रिकॉर्डिंग से सिर्फ नोट मेकिंग करनी है वो कर सकते हो। तो ये नोट हमने पढ़ा था ऑफ 1% कंपनी। फिर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था दैट व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हेन द नॉमिनी विड्रॉज कंसेंट, क्योंकि नॉमिनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है और मेंबर भी उसको निकाल सकता है। एक और भी सिचुएशन हमने पढ़ी थी कि मेंबर डाइज और नॉमिनी अगर मेंबर बन जाता है तो फिर क्या प्रोसीजर है। अगर आपने ये जो मैं नोट्स बनाए हैं इसको पूरी अच्छे से लर्न कर लो ना पूरी तरह से, आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आपको लगेगा कि मैम मुझे टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे मेरा सब कुछ रिवाइज हो गया है। तो प्लीज मेरे नोट्स को बहुत ही ध्यान से लिखो, उसको फिर लर्न करो। मैं इसीलिए आपको इंसिस्ट करती हूँ कि नहीं, लिखो, भले आप कॉपी करके लिखो लेकिन एक बार तो आपको ये लिखना ही है। डोंट फील कि मैम मेरे पास टाइम कम है, टाइम किसी के पास कम नहीं है, टाइम हमारे पास है, हम सिर्फ उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो यू हैव टू राइट दिस, आपको लिख के ही उसको लर्न करना है। इट्स अ राइटिंग प्रैक्टिस बैच। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स इज नॉट राइटिंग प्रैक्टिस, ये भी राइटिंग प्रैक्टिस है, तो ये भी आपको लिख के ही लर्न करना है, ठीक है। फिर हमने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी पढ़ा था। देन वी हैड डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ liability as company limited by shares guarantee. We also have unlimited liability company, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी तो इट वाज ऑलरेडी कवर्ड। होल्डिंग कंपनी, उसमें मैंने फिर लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था एंड उसमें हमारी अच्छी खासी डिस्कशन भी हुई थी, डाउट सॉल्विंग हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। नाउ लिस्टेड का मतलब क्या होता है? Listed means these are the companies whose securities are listed on the recognized stock exchange. Wordings में ध्यान दो स्टूडेंट्स। Listed company means a company which has any का मतलब होता है equity, preference या फिर debentures. Okay, which has any of its securities listed on a recognized stock exchange. तो आपकी कोई भी सिक्योरिटी, ओके, इज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो आप एक लिस्टेड कंपनी हो। अब क्योंकि आप लिस्टेड हो तो आपको लिस्टेड कंपनी के सारे प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट में दिए हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। तो लॉ बोलता है कि क्योंकि आपके कोई भी सिक्योरिटी हो, इक्विटी हो, डेट हो, प्रेफरेंस हो, कोई भी सिक्योरिटी, आप कोई भी तरीके की कंपनी क्यों ना हो, यहां पर कंपनी में सिर्फ पब्लिक या प्राइवेट ऐसे कुछ लिखा तो नहीं है ना। अ कंपनी का मतलब होता है यू कैन बी आइदर अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। अगर आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो आप एक लिस्टेड कंपनी हो। मैम एक मिनट, आप रुक जाओ, ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनियों की, प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज कैसे लिस्ट हो सकती है? वो तो प्राइवेट कंपनी है ना। नाउ प्राइवेट के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट के डिबेंचर्स लिस्टेड है। वो हो सकता है, क्यों होगा दैट आई विल गिव यू द रीजन।
बट पॉसिबिलिटी है। लॉ बोलता है आपकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है ना, आप लिस्टेड कंपनी हो, और एक्ट में लिस्टेड कंपनी के अलग प्रोविजंस और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस दिए गए हैं। तो कुछ कंपनीज रोते रोते कंपनीज एक्ट के पास आई, बोलते नहीं नहीं ये तो बड़ी गलत बात है, हमारे इक्विटी शेयर्स तो लिस्टेड है ही नहीं, हमारा तो सिर्फ एक डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है, और आप हमको लिस्टेड कंपनी मान के सारे प्रोविजंस अप्लाई करो। यार हम कंप्लायंस पे ध्यान दे कि हम अपने बिजनेस पे ध्यान दे, और मैं हूं तो एक प्राइवेट कंपनी ना। तो लॉ ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस डाल देते हैं। नाउ इन दीज एग्जेम्पशंस जो रूल 2 में दिए हुए हैं ऑफ द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014, रूल 2A में दिए हुए हैं, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके भले ही सिक्योरिटीज लिस्टेड है, सिक्योरिटीज वर्ड यूज कर रही हूं मैं, इक्विटी वर्ड यूज नहीं कर रही। सिक्योरिटीज बहुत वाइड टर्म है, उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत कुछ आ जाता है। आपके अगर ये पर्टिकुलर दिए हुए इंस्ट्रूमेंट्स अगर लिस्टेड है तो लिस्टिंग करो, लेकिन आपको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट। मतलब जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है ना लिस्टेड कंपनी के कंपनीज एक्ट में, वो आपको अप्लाई नहीं होंगे। तो इन सिक्योरिटीज, ओके, अगर आपने ये सिक्योरिटीज लिस्ट किए हैं तो इन कंपनीज को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। ओके, बट ओनली इन दीज एक्सेप्शनल केसेस। तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 shall not apply तो नहीं लिखते थे, shall not consider as listed company, तो आपको कंपनीज एक्ट लिस्टेड कंपनी नहीं मानेगा। ओके, मैं ऐसे लिख देती हूँ तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे लिखते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। वरना आप सोचोगे कि मैम इनको तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते क्या? नहीं नहीं, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, लेकिन जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लिस्टेड कंपनी को अप्लाई करते हैं ना, वो नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट इन्हें लिस्टेड कंपनी मानता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लिस्टेड है, तो क्या इन्हें सेबी की लिस्टिंग एग्रीमेंट अप्लाई करेगी? क्या क्या वो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करेंगी? वो तो करेंगी। तो क्या इन्हें सेबी की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करेंगी? हाँ, ये बिल्कुल करेंगी। लेकिन क्या इन्हें कंपनीज एक्ट लिस्टेड कंपनी मानेगा? नहीं मानेगी, ये सादी कंपनी रहेगी, इट्स जस्ट अ सिंपल कंपनी फॉर अस। ओके, एक्ट तो अप्लाई होगा लेकिन सिंपल प्रोविजंस। अब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड भी हैं तो भी उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा? अब मैंने ना सारे प्रोविजंस को एक टैब्यूलर फॉर्म में कर दिया है, तो दिस इज वेरी इजी टू लर्न। अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, यू हैव नॉट लिस्टेड, ओके, यू हैव नॉट लिस्टेड योर इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव ओनली लिस्टेड non-convertible debt securities, NCDs, okay, non-convertible debt securities, which are issued on private placement basis, या फिर you have issued non-convertible redeemable preference shares again on private placement basis। तो अगर आपने NCDs या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो आपको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। अब मैम हमको समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी ने इक्विटी तो लिस्ट नहीं किया है, लेकिन व्हाई हैव दे लिस्टेड दीज डेट सिक्योरिटीज जो उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू किए थे? यही नहीं समझ में आ रहा हमें। नाउ कंपनी को पैसों की जरूरत है, हर बार इक्विटी ही इशू करना है ऐसा जरूरी तो नहीं। तो कंपनी ने एनसीडीज मतलब डिबेंचर्स, प्योर डिबेंचर्स हैं ये, या फिर उन्होंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए थे और पैसा रेज किया। अब ये जो होल्डर्स हैं ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा रिडेम्पशन तो 10 साल के बाद है, मुझे अगर आज ही पैसों की जरूरत लगी तो तुम एक काम करो, इसको लिस्टिंग कर दो, तो फिर हम किसी को भी ये बाय एंड सेल और इजीली कर सकते हैं ना। सो फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, for the ease of doing
business. And you can also write for easy trading या transferability. easy हो जाता है ना listing होती है तो. For the ease of trading या फिर ट्रांसफरेबिलिटी, इजीली ट्रांसफर हो जाता है. ये आप मान सकते हो कि एक तरीके का एग्जिट रूट है फॉर दीज होल्डर्स कि मुझे कल को पैसों की जरूरत हुई, मैं 10 साल रिडम्पशन के लिए थोड़ी ना वेट करूंगी, मुझे तो कल के कल पैसे चाहिए. तो अगर लिस्टेड होगी तो स्टॉक एक्सचेंज पे कोई ना कोई बायर तो होगा ना, मैं और वो खरीदने को तैयार है तो मैं बेच के अपना निकल जाऊंगी. तो मैम प्राइवेट कंपनी कैसे एक्सेप्ट कर सकती है ना, आपने तो बताया था कि प्राइवेट कंपनी क्लोज नेट होती है, वो अनजान लोगों को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती. वो तो इक्विटी की बात थी ना, उनको क्या, और इक्विटी ओनर्स होते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि डेट किसके हाथ में, मैं उसको जानता हूं नहीं जानता हूं, एनीवेज ये लोगों के पास वोटिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर तो है ही नहीं, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दिस इज एन एग्जिट रूट फॉर द होल्डर्स, ये एक तरीके का एग्जिट रूट है. तो फिर इन्हें लिस्टेड कंपनीज मान के इनको वो प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे. वेरी गुड. अच्छा चलो, आप एक यू हैव टू लर्न ऑल दिस. हाँ, यहां पर सॉरी देयर वाज अ कंटिन्यूएशन, बोथ भी आएगा इसमें. अच्छा, आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आपने लिस्टिंग की हुई है ऑफ योर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, मतलब आपने पब्लिक ऑफर नहीं किया है, जनता का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट में आपने जिसको पहचानते हो बस उसी को ऑफर दिया है. तो प्राइवेट जनता का पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, तो फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है. कंपनीज ऐड बोलते ठीक है रिलैक्स करो. अगर आप एक ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिन्होंने अपने इक्विटी को इंडिया में तो लिस्ट नहीं किया है, बट यू कैन इश्यू दो सिक्योरिटीज फॉर लिस्टिंग ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अ फॉरेन जुरिस्डिक्शन. तो इंडिया में आपकी लिस्टिंग नहीं है, आप अलाउड हो टू लिस्ट योर सिक्योरिटीज इन सम फॉरेन मार्केट. ठीक है, तो फिर आपको तो एनीवेज लिस्टेड कंपनी माना ही नहीं जाएगा, आप इंडिया में तो लिस्टेड हो ही नहीं. तो यहां पर देर इज नो लिस्टिंग इन इंडिया, तो फिर आपको हम लिस्टेड कंपनी क्यों माने. लेकिन मैम क्या ये वो जहां पे लिस्टेड है वहां के रूल्स फॉलो करेंगे, वहां के तो करने पड़ेंगे. जैसे अगर मैं लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज या फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हूं तो वहां के प्रोविजंस फॉलो करूंगी. मेरा कंपनी एक्ट मुझे लिस्टेड कंपनी नहीं मानेगा, सादी कंपनी हूं मैं बस. गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा हाँ, इस पे एक क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी, इस पे क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा. क्योंकि लिस्टेड कंपनी पे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो चलो ये बताओ, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ओके, एंड बी रेडी विद आंसर. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, बाद में लिख के भेजना है मुझे फॉर चेकिंग. बोलो, ये क्वेश्चन शांति से रीड करो. चलो, टाइप इन योर आंसर, टाइप इन योर आंसर इन द चैट बॉक्स. व्हेन यू रीड द क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स, उसमें ना छोटे छोटे डॉट्स बनाओ, बिकॉज इन द पेपर यू कैन नॉट अंडरलाइन और हाईलाइट, बट कुछ एक साइन बनाओ. जैसे ना, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू. ओके, तो एपेक्स जो है, आई यूज्ड टू डू लाइक दिस. एपेक्स है, it has not listed, okay, they have not listed equity shares, but it has issued non convertible debt securities. okay, तो मेरे ये keywords हैं, इससे मुझे आंसर फ्रेमिंग करनी है. ओके, तो एपेक्स है, इट हैज नॉट लिस्टेड इक्विटी,
but it has issued non-convertible debt securities on private placement basis. ठीक है, तो क्या ये listed company है? क्या बोलोगे आप? Is it a listed company? For the Companies Act. Is it a listed company? Yes या no में आंसर करो. It's not. It's not, because you have issued non-convertible debt securities on private placement basis. मतलब these are pure debentures. NCDs means pure debentures, non-convertible into equity. So they are pure debentures. Yes, very good answer. All three are not regarded as listed. This is just an application of what we have studied. Okay. So blue chip, non-convertible debt securities on private placement. Celestial, but they are listing on a specified foreign exchange in the foreign jurisdiction. This is also not listed. So main answer will be to write the provisions. मैंने ये क्यों फ्रेम किया है आंसर, ताकि मैं आपसे प्रोविजंस लिखवा लूं एक बार. So what will you write in the provisions? Everything about listed company. तो जैसे अगर if you are a public company not listed your equity but listed non-convertible debentures issued on private, then you are not a listed company. तो बस आपको ये theory लिखनी है. Analysis में one you have to analyze each. एक साथ मत लिखो all three are not. Okay? एक एक को बताओ. तो Apex ने क्या इशू किया है, Celestial ने क्या इशू किया है, क्रिएट एन आंसर. तो 3 पैराग्राफ होंगे, तीनों में बताओ ये इशू किया है, it is not a listed company. And in conclusion you will write that all the three are not listed company, in fact they are covered under the exemptions. ठीक है, तो एक एक को एक्सप्लेन करना है, क्लब करके आंसर नहीं लिखना है, ये याद रखना. So this is your homework question. It is already available with you in the summary notes section. All right, चलो आगे बढ़ते हैं. I have already covered government company in detail in my previous discussion of preliminary. Next, we have the definition of a foreign company. Again, definition was already covered when we were studying the definitions. मैंने आपको इसका एक note भी दिया है. Okay, so what is a foreign company? But what is very important for us, what is important for exam? This. Okay. What is included in electronic form? You have to compulsorily learn it. मतलब उसमें और आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आपको learn ही करना है. ठीक है. Now, see, we are living in a digital age. It is not necessary that you have to be physically present. Like अभी हम कहाँ physically present है आमने सामने, लेकिन फिर भी हमारी क्लास चल रही है ना, हम अच्छे से सब कुछ learn कर पा रहे हैं ना. तो लॉ बोलता है कि आजकल के जमाने में व्हाई डू यू नीड फिजिकल प्रेजेंस? तो इवन इफ यू आर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली यू कैन स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी. तो मैम ये ना डेफिनेशन लाने के पीछे का हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि भले ही आप बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, बट इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया तो फिर आपको यहाँ के लॉज अप्लाई करेंगे. आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं तो फेसबुक हूँ, मैं तो आउट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हूँ, मैं तो वहीं के लॉज फॉलो करूंगी. क्यों? अरे तुम इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पर ये सब दिखाना अलाउड नहीं है. सो यू कैन नॉट से नहीं नहीं मेरे यहाँ पे तो अलाउड है, वहां पर तो हम ये करते. तुम जो बिजनेस इंडिया में हो रहा है, जो सोशल मीडिया पेजेस इंडिया में है, उधर ये नहीं अलाउड है. तो सिमिलरली अगर आप इनकॉर्पोरेटेड भले ही बाहर हुए हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो उसी बिजनेस जो इंडिया में उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा. ओके. नाउ इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या आएगा? रूल 2. डू वी नीड टू लर्न इट? यस. रूल 2 ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014. इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या आएगा? सबसे पहले बी डी क्यूब. ओके. बी डी क्यूब मतलब क्या? बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर. तो आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करो, वेरी इंपॉर्टेंट,
आप इलेक्ट्रॉनिकली का कोई भी सर्विस करो, वेदर द सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन इंडिया और नॉट, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता सर्वर कहाँ पर है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैम मेरा डेटा तो बाहर स्टोर्ड है ना, भले ही मैं इंडिया में बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्वर है जहां पर सब कुछ स्टोर्ड है, जहां से एक्चुअली में बिजनेस हो रहा है, वो तो बाहर है ना इंडिया के, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर यहां पर किसी कंपनी को गुड सप्लाई कर रहे हो या फिर आप कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड सप्लाई कर रहे हो, वो इंडिया में है ना, कंपनीज एक्ट विल अप्लाई। अच्छा, बी मतलब बी टू बी, बी टू सी। डी मतलब डेटा इंटरचेंज, ये डी है, डेटा इंटरचेंज, डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शंस एंड डिपॉजिट्स। ये अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो आप एक फॉरेन कंपनी हो। फिर आएगा डब्ल्यू, मतलब वेरी वेरी फैट, ऐसा मैंने बताया। बीडी, बीडी पी के यू बिकम वेरी वेरी फैट, लेकिन वेरी वेरी मतलब डब्ल्यू, क्योंकि यहां पर है वेब बेस्ड मार्केटिंग, यू बिकम वेरी वेरी फैट। ओके, बीडी, बीडी पी के यू बिकम वेरी वेरी फैट। नाउ एफ में आएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स। ए में एडवाइजरी और एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज। ठीक है, फिर यहां पर सब कुछ टी से आता है, जैसे टेली मार्केटिंग, टेली कम्यूटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। यू जस्ट हैव टू लर्न दिस। देर इज, उसमें कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा। दे विल जस्ट गिव टेली मार्केटिंग करती है कंपनी, तो इज इट अ फॉरेन कंपनी? आप बोलोगे यस, टेली मार्केटिंग इसमें आ जाएगा। लोग टेलीफोन पे कॉल करते, सर ये प्रोडक्ट है हमारा, आप खरीदना चाहते हो क्या? टेली मेडिसिन, आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले रहे हो जो अमेरिका में बैठा है, दैट इज टेली मेडिसिन। तो मेरी सर्विसेज मैं इंडिया में दे रही हूँ, बट इट इज थ्रू टेलीफोन। टेलीफोन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली है ये। All data related communication, whether it is in the form of email, telex, fax, SMS, social media, क्लाउड कंप्यूटिंग, जितना भी हम सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितने हजारों लाखों एप्स हैं, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रेजेंट है। उसके लिए कंपनी को इंडिया में होने की क्या जरूरत है? इलेक्ट्रॉनिकली तो आप कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हो। तो लेकिन जो बिजनेस इंडिया में कर रहे हो उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। ओके, तो देन वी जस्ट हैव अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की सेक्शन 92 जो एनुअल रिटर्न की बात करता है। मैम ये एनुअल रिटर्न होता क्या है? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो हर साल में आपको भर के सबमिट करनी है टू आरओसी। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ओके, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू आरओसी एमजीडी 7 एंड एमजीडी 7A में। दैट इज द फॉर्म नंबर। एमजीडी मींस ये फॉर्म मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, ये मुझे नहीं लगता है आने वाला, ये सिर्फ मेरे एक्सप्लेनेशन का पार्ट होता है हमेशा, कि कंपनी डोमेस्टिक है या फॉरेन है वो उसके प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पता चलता है। सो इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ओके, if a company is incorporated in India but all the members are foreigners, तो वो इंडियन कंपनी है। if it is incorporated outside India, even though all the members are Indians, लेकिन फिर भी वो फॉरेन कंपनी ही मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी और क्लैरिफिकेशन है। एक कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, शेयर होल्डर्स इंडियंस हैं, लेकिन सारा का सारा बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, तो उसे फॉरेन कंपनी के कॉन्सेप्ट में कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन भी बाहर, बिजनेस भी बाहर। तो फिर जब बिजनेस इंडिया में है ही नहीं तो वो फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस हम कैसे अप्लाई करेंगे? नहीं कर सकते। ये जो पार्ट है ना डीम्ड इंडियन कंपनी का, ये हम तभी करेंगे व्हेन वी डिस्कस कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये अभी नहीं करेंगे, वो चैप्टर 12 में है, वहां पे करेंगे कवर।
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया एक ही पेज में। सेक्शन 8 कंपनी, इस पे मैक्सिमम केस बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं अब तक। ये कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चंस केस बेस्ड, मैक्सिमम केस बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी? है तो ये कंपनी, लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के एम से नहीं बनी हुई है। इट्स एक्चुअली अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने कंपनी की तरह रजिस्टर किया हुआ है। क्यों किया हुआ है मैम इसको रजिस्टर? ताकि इसको कंपनी के सारे बेनिफिट्स मिले, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल स्टेटस, then you have you are considered separate, you are a corporate body corporate है ये, artificial person है ये। तो ये सारे जो कंपनी के फीचर्स होते हैं ना, वो इसको मिलते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ओके, नाउ ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट है जो मैं रेगुलर लेक्चर्स में भी डिस्कस करती हूँ। तो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो अभी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि ये मैंने रेगुलर क्लास में भी कराया था, तो उसी को रिवाइज कर दी क्योंकि ये नोट सफिशिएंट है। अब मैंने एक और नोट भी बनाया है इसके लिए, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। ये एक्चुअली पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। तो व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी, अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, जब भी आपको सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन है, छोटा है बड़ा है, 3 पॉइंट्स लिखना कंपल्सरी है। सबसे पहले, that this company is formed for the purpose of promoting art, science, commerce, culture, education, protection of environment, religion, charity, etc. जो भी प्रॉफिट वो कमाती है, वैसे वो एम नहीं होता है प्रॉफिट कमाने का, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाती है, इट विल यूज दैट टू प्रमोट ओनली दीज ऑब्जेक्ट्स। वो कोई नया ऑब्जेक्ट बाय ऑल्टरेशन एंड ऑल नहीं कर सकती। करना है ऑल्टरेशन तो उसका भी प्रोसीजर है। तो जो भी प्रॉफिट वो कमा रही है, वो इसी ऑब्जेक्ट्स में उसको वापस यूज कर देगी। वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द मेंबर्स। अरे ये कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ना तो लाइफ टाइम में, ना तो लाइफ टाइम में डिक्लेयर कर सकती है, और ना ही वाइंडिंग अप पे। ना हम इनको एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने दे सकते, वो भी डिविडेंड ही माना जाएगा। वाइंडिंग अप पे एसेट्स भी मेंबर्स को नहीं दे सकते। एसेट्स बेच के वो पैसा भी नहीं दे सकते, वो भी डिविडेंड ही माना जाएगा। तो लॉ बोलता है कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो ना तो लाइफ टाइम में और ना वाइंडिंग अप पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो फिर ऐसी कंपनी में कोई शेयर ही क्यों खरीदेगा ना, जब डिविडेंड नहीं मिलता। जो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, जो इधर का मेंबर बनना चाहता है, उसको पैसों की कमी थोड़ी ना है, वो तो चैरिटी के हिसाब से आया है ना। तो ये 3 पॉइंट्स का लिखना कंपल्सरी है आपके लिए। इसके बिना आपका आंसर अधूरा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये आएगा, it is a company which is formed for the purpose of promoting art, science, culture, commerce, education. Yes, art, science, culture, commerce, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment or other such objects. Such other objects मतलब वो भी नॉन प्रॉफिट ही होने चाहिए। It intends to apply the profits or income in promoting the objects. ये B पॉइंट हो गया जो मैंने बताया। And it prohibits the distribution of dividend to members. ओके, ये 3 पॉइंट्स लिखना कंपल्सरी है। हम सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस देते हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस ऐसे ही बैठे बैठे नहीं मिलेंगे आपको। आपको ये प्रिविलेजेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने अपनी ये अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया टू दी आरओसी, तो आरओसी फिर एक लाइसेंस इशू करता है कि ठीक है सारे प्रिविलेजेस ले लो तुम। दैट इज व्हाई दीज कंपनीज आर आल्सो नोन एज लाइसेंस्ड कंपनीज। इनको प्रिविलेज दी गई है कि यू कैन ऑपरेट विद लिमिटेड लायबिलिटी, बट यू नीड नॉट ऐड द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू द नेम।
सो यू आर एक्चुअली गिविंग द इंप्रेशन टू द थर्ड पार्टी दैट वी कम विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने मेरे नाम में लाइबिलिटी वर्ड डाला ही नहीं है, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. दिस इज ओनली फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि सामने वाला डरे नहीं कि यार ये लिमिटेड लाइबिलिटी लेके आया है तो एनपीओ पता नहीं मेरे पैसे वो देगा नहीं देगा. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भले तुम एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो तो लिमिटेड वर्ड आपके नाम में ऐड करना कंपलसरी नहीं है. ये एक तरीके का प्रिविलेज दिया है हमने एक सेक्शन 8 कंपनी को. नाउ यहां पर ना हमने पर्सन वर्ड को यूज किया है. ओके, यहां पर भी पर्सन वर्ड को यूज किया है. लॉ बोलता है पर्सन में तो कोई भी आ सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकता है, नेचुरल पर्सन भी आ सकता है, लेकिन हमने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है सेक्शन 8, ये सेक्शन 8 में ओपीसी को. द वर्ड पर्सन allows even a single person to form a company. However, rule 3 ये हमने पढ़ा था, OPC is prohibited from incorporating or converting into a section 8 company. एक अकेला पर्सन सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता. वन पर्सन कैन नॉट स्टार्ट और इवन कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस इनटू सेक्शन 8 कंपनी. आपने पहले ओपीसी बनाई थी फिर उसको सेक्शन 8 बना दिया, नहीं चलेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं. ये प्राइवेट हो सकती है कंपनी, पब्लिक हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बहुत पैसा आता रहता है, तो फिर इन दिस केस मुझे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पैसों की जरूरत है. चैरिटी, डोनेशन, एंडोमेंट, इससे बहुत पैसा आता है. ठीक है, तो मैम क्या ये गारंटी कंपनीज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है. गारंटी मतलब आपकी वो लाइबिलिटी की ही बात कर रहा है ना, तो यू आर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी, तो वो लाइबिलिटी की बात कर रहा है तो हो सकता है इसमें. ओके मैम, एक स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 बन सकती है क्या? नहीं, वो भी नहीं बन सकती. सेक्शन 8 ओपीसी भी नहीं हो सकती एंड स्मॉल कंपनी ऑल्सो कैन नॉट बी रजिस्टर्ड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी. ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, अब मेरे नोट पे आ जाते हैं. वो 3 पॉइंट्स तो हम लिखेंगे कि ये कंपनी एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए बनी गई है. इट विल अप्लाई द प्रॉफिट ओनली इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट. इट प्रोहिबिट्स द डिविडेंड. ना तो लाइफ टाइम में दे सकते हो ना वाइंडिंग अप पे दे सकते हो. प्लीज नोट स्टूडेंट्स, दिस इज आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन द एग्जाम. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम ये तो आपने हमको दिया ही नहीं है नोट. यू विल लेटर ऑन पॉज द वीडियो लेटर, ओके, व्हेन यू वॉच द रिकॉर्डिंग. आप सिर्फ नोट्स के लिए रिकॉर्डिंग देखना. ये नोट आप बाद में अपने नोटबुक में लिखना, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू राइट. ओके, so specified object apply its income, prohibition of dividend neither during lifetime nor winding up. How is this company incorporated? So we will have the memorandum and articles of association. Of course it's a company, ये तो basic fundamental documents है. या फिर अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम वो नहीं हम बना सकते, हम छोटा सा एनपीओ है, तो वी हैव अवर रूल्स एंड बाय लॉज. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाओ उसमें ऑब्जेक्ट्स में वो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स अच्छे से लिखो. दैट्स व्हाट वी वांट. इट कम्स विद लिमिटेड लायबिलिटी. इट कैन ऑल्सो बी लिमिटेड बाय गारंटी. प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक हो सकती है. इट मे हैव शेयर कैपिटल, इट मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, वो उनकी मर्जी है. इट नीड नॉट एड द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू द नेम. हमें इनको प्रिविलेज दी हुई है. यू कैन हैव लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है. मैम अगर ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम में लिखेंगे ही नहीं तो इनका नाम एंड कैसे होगा? जैसे सनशाइन. अब आप बोल रहे हो प्राइवेट, अब आप बोल रहे हो लिमिटेड वर्ड मत लिखो, तो मैं क्या लिखूं फिर? आप फाउंडेशन वर्ड लिख दो, फेडरेशन वर्ड ऐड कर दो, रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे मैंने यहां पर लिखा है. सो इंस्टीट्यूट, चेम्बर्स, देन फाउंडेशन, फेडरेशन, काउंसिल, ऐसे वर्ड्स डाल के आप अपने नाम को एंड कर सकते हो. हाँ मैम मेरे को लिमिटेड वर्ड डालना है, हाँ तो डालो ना, रोक कौन रहा है? आपको प्रिविलेज दिए, नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन डालना है तो डालो, आपकी मर्जी है. ये लोग ना बड़े स्मार्ट हो रहे हैं, पता है.
इन्होंने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आरओसी को बोला नहीं नहीं हम तो सब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही बने हैं, और फिर बाद में मेमोरेंडम को ऑल्टर करके प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स भी ले आए। हम उनसे भी स्मार्ट है। कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं, अरे हमको पता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम में तो तुमने यही बोला ना कि हमारी एक सेक्शन 8 कंपनी है, बाद में जाके तुमने ऑल्टर कर लिया, प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ले आए। नहीं कर सकते। अगर आपको आपका मेमोरेंडम ऑल्टर करना है तो आपको प्रीवियस अप्रूवल लगेगा, मतलब पहले ऑल्ट्रेशन के पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर का। इफ यू वांट टू ऑल्टर द मेमोरेंडम, सीजी के पास पावर थी, उन्होंने डेलीगेट कर दी है। अगर आपको एमओए ऑल्टर करना है तो रीजनल डायरेक्टर, और एओए ऑल्टर करना है तो आरओसी की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं ली ना आपने तो आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, और ये अथॉरिटी किसके पास है, रीजनल डायरेक्टर के पास है। इंडिया में 4 रीजन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 रीजनल डायरेक्टर्स है। रीजनल डायरेक्टर के नीचे आरओसी आते हैं। तो अगर आपने ये प्रीवियस परमिशन लिए बिना ऑल्ट्रेशन कर दिया तो रीजनल डायरेक्टर आपका लाइसेंस रिवोक कर देगा। आरओसी जो उसके नीचे बैठा है तुरंत आपके नाम में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड डाल देगा। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, वेरी फ्रीक्वेंटली, कि प्रीवियस अप्रूवल लिया ही नहीं तो अब क्या करें। तो लॉ बोलता है सबसे पहले तो लाइसेंस रिवोक करो। मैम हम करने गए थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइसेंस रिवोक करने के टाइम पे पता चला दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, देन दे मे डायरेक्ट द कंपनी टू बी वाउंड अप। उनको लगता है कि यार इनका लाइसेंस लेने के बाद भी ये अपने कामों से सुधरने वाले हैं नहीं, तो हम बोलते हैं ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में, उनके फायदे के लिए है, तो हम बोल सकते हैं ये वाइंड अप कर इसको, यू कैनॉट कंटिन्यू दिस बिजनेस, तेरे तो कुछ और कर, सेक्शन 8 मत कंटिन्यू कर। और वी मे गेट दिस कंपनी amalgamated with another section 8 company having similar objects। मैम सिमिलर का मीनिंग क्या होता है, अगर सपोज मेरे कंपनी का ऑब्जेक्ट था प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आई कैनॉट अमालगमेट विद अ कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट है रिलीजन। वो अमालगमेशन नहीं हो सकता। आप नहीं बोल सकते मैम दोनों है तो सेक्शन 8 ना, नहीं। आप अगर एक स्पोर्ट्स कंपनी हो सेक्शन 8 तो आपका अमालगमेशन ऐसी एक कंपनी के साथ होगा जो स्पोर्ट्स में है। एमसीक्यू मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट, ओके, एंड ऑल्ट्रेशन वाला ये पार्ट, इस पे भी क्वेश्चन आता है, फेलियर विल रिवोक द लाइसेंस, बट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स, ये लिखना तो है ही आपको। अमालगमेशन पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, और मेरे कंपाइलर में आप देखोगे दिए हुए हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। तो या तो हम आपको वाइंड अप करा देंगे, हमको लगता है कि यार ये जनता के फेवर में नहीं है, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ठीक है, या तो वाइंड अप करा दो, या फिर बोलो कि किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ तुम अमेलगमेट कर दो। मैम कैन वी कन्वर्ट सेक्शन 8 इनटू अनदर कंपनी? यस, आपको सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है इन द जनरल मीटिंग, और जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। वाइंडिंग अप कैसे होगा इसका? वाइंडिंग अप मतलब क्या? एसेट्स बेचो, लाइबिलिटी पे ऑफ करो। मैम एक वर्ड है वाइंडिंग अप और स्ट्राइक ऑफ, दोनों में क्या फर्क है ये हम थोड़ी देर में करेंगे जब हम इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्राइक ऑफ जो होता है ना, वो एक इजी प्रोसीजर है। मतलब इट इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ वाइंडिंग अप। इजी है, चीप है, क्विक है, बहुत ज्यादा टाइम और पैसा नहीं लगता है। सूटेबल व्हेन द लाइबिलिटीज आर लेस, ठीक है, तब ये सूटेबल है। लाइबिलिटी लेस है या फिर नो लाइबिलिटी है, so this is strike off. Then what is winding up?
ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसी का सब ऑपोजिट हो गया। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली, इट इज डिफिकल्ट क्योंकि बहुत सारा प्रोसीजर इन्वॉल्व है। इट इज सूटेबल व्हेन देयर आर मोर लायबिलिटीज, बहुत ज्यादा है तो मैं स्ट्राइक ऑफ से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मेरे को पूरा प्रॉपर प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज वाइंडिंग अप। आपने बोला होगा ना मैम इसने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप कर दिया मतलब क्या? एसेट्स बेच दिए, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, जो भी सरप्लस है नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते क्योंकि वो डिविडेंड माना जाएगा। अब देखो, आई सोल्ड द एसेट्स, आई पेड ऑफ द लाइबिलिटीज। अगर पैसा बच जाता है, ठीक है, पैसा बच जाता है तो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जो सरप्लस एसेट्स हैं, ठीक है, अभी मैंने 10 एसेट थे, 4 बेच के मेरी लाइबिलिटी तो पे ऑफ हो गई, बाकी के जो सरप्लस हैं या तो वो किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली सेक्शन 8 कंपनी को दे दो या फिर एसेट को बेच दो और जो भी पैसा आया ना उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में डाल दो अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। वापस सुनो, अगर आपके पास एसेट बच गया, जैसे एक कार बच गई, एक टेम्पो ट्रक बच गया, थोड़े से गुड्स बच गए, तो उनको कोई लेने को तैयार है तो दे दो कि भाई मैं स्पोर्ट्स में थी तो मेरे पास ये 10-15 बैट पड़े हुए हैं, ये इतने ग्लव्स पड़े हुए हैं और ये बाकी के जो भी खेल कूद के लगते हैं वो पड़े, तो अभी तू रख ले। तो आप उनको दे दो, ऐसे का ऐसे ही सब उठा के दे दो, बैट बॉल और सब ग्लव्स ये सब दे दो। या फिर वो नहीं ले रहे हैं तो बेच दो और जो भी पैसा आया डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में डाल देना है। ठीक है, सो नाउ जस्ट आई एम जूमिंग इन, देखो इफ यू वांट टू राइट इट तो बाद में लिख लेना। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग तो लिखने की जल्दी मत करो, आई विल गिव यू टाइम। ठीक है, बाद में आके लिख लेना इसमें। नाउ इसी से बना है मेरा ये वाला नोट विच यू कैन यूज फॉर लास्ट मिनट रिविजन। ठीक है, आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। वो क्या मेरे हैंड में थोड़ा अनटाइडी लग रहा था, ये थोड़ा नीट लग रहा है। ओके, सो प्लीज रेफर टू दिस लेटर। नाउ देर इज वन मोर प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, ये कन्वर्जन वाला, इसमें भी ना स्टूडेंट्स भयंकर कंफ्यूज होते हैं तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ये देखो, इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट अ सेक्शन 8 कंपनी, ओके, तो ये तो पहले इनकॉर्पोरेशन का है, इसको भी कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी शॉर्ट नोट में आता है। हाउ टू इनकॉर्पोरेट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, व्हाट इज द प्रोसीजर। So these are the steps for registration of the company using license. इस पे थ्योरी क्वेश्चंस ही आएंगे मोस्टली। ये भी आप बाद में लेक्चर होने के बाद 10 मिनट बैठो, ये कॉपी कर लो। ओके, आई वॉन्ट यू टू राइट, एक बार लिखोगे लर्न हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट है अभी तक? ठीक है, ओके। नाउ वेरी सिंपल, शांति से सुनो, 2 मिनट का काम है। द पर्सन और एसोसिएशन जिसे इनकॉर्पोरेशन करना है, ओपीसी नहीं है, दे विल मेक एन एप्लीकेशन इन स्पाइस प्लस INC 32 जो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी एंड गिव इट टू द ROC। मैम ये तो सिंपल है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन तो ROC के पास ही होगी ना। हाँ तो जाओ, एक एप्लीकेशन जैसे हम बाकी कंपनीज के लिए भरते हैं वैसे भरो, स्पाइस प्लस INC 32, जाओ ROC के पास, साथ में देना मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 3 years, उसका एस्टिमेट दो,
एंड सोर्सेज ऑफ इनकम एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। पैसा कहाँ से आ रहा है? चैरिटी बोलते हो ना आप, डोनेशन बोलते हो, दिखाओ। और यूज कैसे करोगे वो भी बताओ। तो इसका एक एस्टिमेट देना है और इनकम का सोर्स देना है हमें। ये लोग डिक्लेरेशन देंगे कि आरओसी तू चिंता मत कर, हमने देख लिया है सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो भी है वो एक कंफर्मेशन, एक डिक्लेरेशन देख लेते कि आरओसी तूने तो कंपनी को कभी देखा नहीं, कभी इतने लोगों से मिला नहीं, हमने देखा है सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। द डिक्लेरेशन बाय ईच पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन, उसमें लिखा क्या होगा? दैट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एक्ट एंड द रूल्स, ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो भी कंप्लायंसेस थे of the act, rules, matters incidental thereto have been complied with, सब ठीक है। ये डिक्लेरेशन दी जाएगी, बस इतना ही है प्रोसीजर। हम जब वो प्रिंट में देखते हैं ना तो हम डर जाते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल है, देखो। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? एप्लीकेशन दो, साथ में डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो, एमओए, एओए, estimate of future annual income and expenditure and sources of income and the object of expenditure। डिक्लेरेशन जाएगी इन लोगों से जो कंफर्म करेंगे कि एमओए और एओए एज पर द एक्ट है, रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, रूल्स एंड मैटर्स हैव बीन कंप्लाइड विद। ठीक है, तो अभी ये देख लो, आप लिख लेना बाद में, आई जस्ट पॉज थोड़ा थोड़ा टाइम में so that you can come back and write it। ठीक है, okay। Now conversion of Section 8 company into any other kind of company। भाई मैंने ये नॉन प्रॉफिट का बिजनेस करके देख लिया, इसमें खुद के लिए तो कुछ पैसे बनते नहीं है, हम तो समाज सेवा ही करते रह गए। ठीक है, कन्वर्ट कर लो फिर। व्हाट इज द प्रोसीजर? दिस इज रेड विद रूल 21 एंड 22 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ठीक है, सो दिस इज रेड विद रूल 21 एंड 22। स्टेप 1, पास एसआर इन जीएम। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। भाई मुझे कन्वर्ट करना है, मेंबर्स को पूछना तो पड़ेगा ना। पास एसआर इन जीएम। उनके इतने सवाल होते हैं ना मेंबर्स के, क्यों कर रहे हो? अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर कर चुका है उनका, इतने सवाल होते हैं ना उनके। एक एक्सप्लेनेशन दे दो कि हम क्यों कन्वर्जन कर रहे हैं। मेंशन द रीजन फॉर कन्वर्जन इन दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ना नोटिस के साथ जाती है। Company will then file an application in form INC 18 with the regional director कि सुनो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। साथ में अटैच करोगे स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, मिनट्स, सॉरी, नोटिस ऑफ द मीटिंग कि भाई मैंने लोगों को बुलाया था, उन्होंने आके वोट किया है, स्पेशल रेजोल्यूशन इसीलिए पास हुई है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर कन्वर्जन कि हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ आरओसी के पास भेज दो। ओके, ऑल्सो अटैच अ प्रूफ ऑफ सर्विंग नोटिस टू। अब ये नोट आपको रीड कैसे करना है? यू ऑल्सो हैव टू सेंड अ नोटिस टू आउटसाइडर्स। मैंने मेंबर्स को तो नोटिस भेज के, मीटिंग बुलवा के, वोटिंग करवा ली कि कन्वर्ट करना है। अब लॉ बोलता है कि बाहर वालों को भी तो पूछो, इसका कोई इनकम टैक्स पेंडिंग है क्या? इसका कोई चैरिटी से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है? इसने जो भी पैसा चैरिटी में रेज किया था वो खर्च हो गया है ना? तो इन सबको हम नोटिस भेजेंगे कि हमको कन्वर्जन की रिक्वेस्ट आई है, कर दें। तुमको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो वो 60 डेज के अंदर अंदर रीजनल डायरेक्टर को बता दो। नोटिस मिला, अरे फ्रॉड कंपनी है ये, मैं बोलती हूँ इसको कन्वर्ट मत करो, तो लिखो रीजनल डायरेक्टर को। income tax officer, charity commissioner, chief secretary of state, any organization, department of central government or state government or any other authority under whose jurisdiction the company is operating। बताओ इनको, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो देंगे, और कंपनी को भी बोलेंगे चल तू बता, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, तेरे को क्यों कन्वर्ट करने दे, हम बता। एक हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी
ओके कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं, किसी को और को कोई ऑब्जेक्शन है तो भाई अभी बता दो, हम आंसर करने को तैयार है। इन वन वर्नाक्युलर वन इंग्लिश न्यूज़पेपर में नोटिस जाएगा, रीजनल डायरेक्टर को भी हम ये नोटिस भेजेंगे, देखो मैंने नोटिस भेज दिया लोगों को। कंपनी की वेबसाइट और दूसरी कोई एक वेबसाइट होगी तो वहां पर आपको लिखना है। अब दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ कन्वर्जन, मतलब आपको हम कन्वर्जन तभी अलाउ करेंगे जब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 फाइल किया है अलोंग विद अदर रिटर्न्स। अब सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं निकली, तो रीजनल डायरेक्टर विल इशू एन ऑर्डर अप्रूविंग द कन्वर्जन ऑफ द कंपनी। फिर रीजनल डायरेक्टर के हाथ में ये सब हमने छोड़ दिया है। अब रीजनल डायरेक्टर ने बोला अभी किसी को कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, कर दो कंपनी को कन्वर्ट। तो कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी इन द जनरल मीटिंग टू अमेंड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इनमें वो क्या अमेंडमेंट करेगी, वो ऑब्जेक्ट्स निकाल देगी, भाई अभी तो प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट ले आओ, ये सब गया। नाम में शायद चेंजेस कर दे, अभी फाउंडेशन फेडरेशन तो अच्छा नहीं लगेगा, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ये ऐड करना पड़ेगा। ये सब फिर फाइल कर देंगे, अमेंडमेंट की है ना तो फाइल करो आरओसी के पास। फिर आरओसी आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा एंड दिस मींस दैट योर कन्वर्जन इज कंप्लीट। तो कुछ नहीं है, बस मेरे नोट्स को एज इट इज लर्न ही करना है आपको। देखो अब मैं ये दिखाती हूँ, बाद में वीडियो पॉज कर करके इसको लिख लेना। You just have to ensure that you write it once. Okay? So you can write it later. हमारा टाइम भी बचेगा ना उसमें। ये रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने करवाया है वो। Privileges. Okay, this also can be asked as a short note. Actually बहुत ज़्यादा टाइम पूछते नहीं है, बट अगर पूछना चाहें तो इस पे अच्छा थियोरी क्वेश्चन बनेगा। नाउ व्हाट आर द प्रिविलेजेस? You need not add the word limited or private limited. This gives greater assurance to outsiders कि यार इसकी तो liability unlimited है, fraud नहीं है ये। 14 days notice दे दो instead of 21 clear days। अरे shorter notice से भी काम हो रहा है इधर। Minimum number of directors, independent directors not required. Minimum paid up capital not required, कोई requirement नहीं है। Committees बनाने की जरूरत नहीं है। Even हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, even a partnership firm may become a member ऑफ लाइसेंस्ड कंपनी। वैसे तो फर्म मेंबर बन नहीं सकती ना, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनर्स तो डेफिनेटली दे कैन परचेज शेयर्स, लेकिन यहां पर हमने फर्म को, फर्म के नाम पे शेयर्स, वो भी सेक्शन 8 के, फर्म अपने नाम पे शेयर्स खरीद सकती है ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। वेरी नाइस, ये एक प्रिविलेज ही तो हुआ। इस पर्टिकुलर पार्ट टाइप्स ऑफ कंपनी का लास्ट पार्ट है स्मॉल कंपनी, और इसमें तो अमेंडमेंट भी आया है। यस, small company as defined under section 2 clause 85, 2 clause 85 small company। okay, this is very 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 important, आ भी सकता है आपको एग्जाम में ये। नाउ प्लीज राइट सर्टन स्टेप्स अलोंग विद मी। ये स्टेप्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसमें ही सब स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। स्टेप 1, लिमिट्स नहीं देखना है आपको। स्टेप 1 बोलता है चेक एंड कंफर्म दैट द कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि पब्लिक को भले ही उसका टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल इसके लिमिट्स में है, पब्लिक कंपनी को ये अप्लाई ही नहीं करता। ओके, सो चेक एंड कंफर्म दैट द कंपनी is a प्राइवेट कंपनी। फिर स्टेप 2 होगा
अब देखो क्या ये लिमिट में है? चेक द लिमिट्स। लिमिट्स क्या है? अभी न्यू लिमिट्स क्या है देखो, पेड अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू 10 crores, टर्नओवर लेस देन 100 crore। टर्नओवर मैंने आपको बताया था ना ग्रॉस में कैलकुलेट होता है। टर्नओवर कौन से पीरियड का? इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इसका मतलब है कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रीवियस ईयर है ही नहीं ना, लिमिट्स कैसे चेक करेंगे? ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स होगा। तो क्या ये लिमिट्स हम हर साल चेक करते हैं? यस, ओके, सो दिस इज टू बी चेक्ड एवरी ईयर, ठीक है, इसको हर साल चेक करना। तो एक साल आप स्मॉल कंपनी हो, अगले साल नहीं हो, वो पॉसिबल है, फिर बन जाओ स्मॉल, ये पॉसिबल है, ऑटोमेटिक मिलता है, मेरे को कुछ एप्लीकेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 10 crore, turnover as per the profit and loss account of the immediately preceding financial year does not exceed 100 crore। बस ऐसे ही सिंपल तरीके से लिखना है आपको। लेकिन एक बात याद रखना, जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं, वो सिर्फ एग्जाम में इतना लिख के आ जाते हैं, दे फॉरगेट टू राइट द एक्सेप्शन। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो स्मॉल कंपनी का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये सब कुछ लिखना, इवन द एक्सेप्शंस। मैंने आपको यहां पर एक नोट भी दिया है, ठीक है। अब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन इफ इट इज विद इन द लिमिट्स। आई गिव यू एन एग्जांपल। ए प्राइवेट लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी, बी प्राइवेट लिमिटेड है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ए होल्डिंग है और बी प्राइवेट सब्सिडरी है। इसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर लिमिट में है, इसका भी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर लिमिट में है। लॉ बोलता है अरे होल्डिंग सब्सिडरी में आप छोटी कंपनी हो ही नहीं सकते। अरे सब्सिडरी कौन रखता है? जिसका बिजनेस बड़ा होता है ना। और अगर तुम किसी बड़े कंपनी की सब्सिडरी हो तो तुम छोटी तो हो ही नहीं। तो इनको हम स्मॉल कंपनी मानेंगे ही नहीं, ठीक है। होल्डिंग और सब्सिडरी में स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। एक और एग्जांपल है, मैं हूं सी लिमिटेड, ठीक है, और मेरी एक सब्सिडरी है डी प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि मैं पब्लिक हूं, ठीक है, मैं पब्लिक कंपनी हूं, तो एनीवेज मुझे स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी जो सब्सिडरी है प्राइवेट सब्सिडरी, उसको भी स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? दो रीजंस हैं। एक तो तुम्हारे बीच में होल्डिंग सब्सिडरी है, तो तुम दोनों तो स्मॉल हो ही नहीं। दूसरा, प्राइवेट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, प्राइवेट सब्सिडरी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। हमने पढ़ा था ना, प्राइवेट सब्सिडरी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो फिर आप पब्लिक हुए ना, आप तो प्राइवेट हो ही नहीं, तो आपको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट कैसे मिलेगा? एनपीओ, यार इतने प्रिविलेजेस लेके बैठे हो, अभी ग्रीडी मत बनो। ऑलरेडी तुम्हारे पास कितने प्रिविलेजेस हैं। कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, अरे उसको तो स्पेशल एक्ट गवर्न करते हैं, कंपनीज एक्ट तो अप्लाई ही नहीं करता। सो कंपनीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। वैसे करते हैं अगर उनका एक्ट साइलेंट हो, इनको कंपनी मानते थे, बट स्पेशल एक्ट्स है ना, एसबीआई, आरबीआई,
ठीक है, तो इनको इनका ही स्टैट्यूट अप्लाई करता है, स्पेशल एक्ट अप्लाई करता है। तो जब कंपनीज एक्ट अप्लाई करता ही नहीं तो स्मॉल कंपनी का स्टेटस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थी स्मॉल कंपनी, इसमें कुछ नहीं है, बस लिमिट्स चेंज्ड हैं, दैट्स इट। अब रीड दिस क्वेश्चन एंड बी रेडी विद द आंसर। क्या ये स्मॉल कंपनी है? और अगर है तो क्या कैश फ्लो बनाना है, और नहीं है तो क्या कैश फ्लो बनाना है? यू हैव टू आंसर। रीड द क्वेश्चन, बी रेडी विद द आंसर। It's not a small company. Why? Because it is within the limits, no? 10 crore or 100 crore. It's within the limits. फिर क्यों नहीं है? It's a deemed public company, correct? It's also a holding subsidiary. It's not a small company. कैश फ्लो बनाना है क्या इसको? इफ इट वॉज अ स्मॉल कंपनी तो कैश फ्लो से एग्जेम्पशन मिल जाता। यस, कैश फ्लो से एग्जेम्पशन मिल जाता अगर स्मॉल होती, बट इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी। सो विल इट हैव टू मेक द कैश फ्लो? से yes or no. Is it a small company? Can it avail exemption? Is it exempt? कैश फ्लो तो बनाना ही पड़ेगा। It's not a small company ना, so you don't get exemption. So you have to make cash flow. Very good, everyone correctly answered. So it's a deemed public company. It's a subsidiary. It must include cash flow. It's not a small company. Yes, correct. Correctly answered. Okay. So that was the concept of Section 8 company and small company.